हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से 10वां का इतिहास चैप्टर का भारत में राष्ट्रवाद का आज हम क्वेश्चन का फिर से जो वीडियो तीसरा नंबर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चलिए, हम आप लोग के सामने यह क्वेश्चन लिख चुके हैं। कुछ सात अभी तक ये जो है वीडियो तीसरा वीडियो का यह 7 क्वेश्चन है। तो आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोग रोक के और वीडियो को उतार लीजिए। उसके बाद हम अब आंसर बनाते हैं और मेरे साथ साथ आप लोग भी अब आंसर लिखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सबना अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। सबना अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यह जो आंदोलन है कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को सबना अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च 1930 को। फिर अगला क्वेश्चन है कि नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस जगह को चुना था। तो गांधी जी जो है कि दांडी नामक स्थान को चुने थे, जो गुजरात में पड़ता है। तो यह कि नमक कानून को भंग करने के लिए गांधी जी ने किस जगह को चुना? तो दांडी को। अगला क्वेश्चन है कि दांडी से साबरमती आश्रम की दूरी कितनी है। दांडी से साबरमती आश्रम की दूरी कितनी है? तो आंसर लिख लीजिएगा 240 मील। 240 मील है, आंसर लिख लीजिएगा। अगर नहीं दिखेगा तो 240 मील। 240 मील दांडी से साबरमती आश्रम की दूरी कितनी है? तो 240 मील। अगला क्वेश्चन है कि अगला है 4 नंबर क्वेश्चन कि कितने सहयोगियों के साथ गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ किए थे। जब महात्मा गांधी अपने साबरमती आश्रम से नमक कानून को भंग करने के लिए दांडी के लिए निकले थे, उनके साथ कितने सहयोगी थे? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 78। कितना? 78 साथी थे। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की दांडी नामक स्थान कहाँ है। तो दांडी जो है यह गुजरात में पड़ता है। यह गुजरात का समुद्री इलाका है। तो दांडी जो है कि यह गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है फिर 6 नंबर के गांधी जी दांडी कब पहुँचे थे। गांधी जी जो है कि दांडी कब पहुँचे थे। यह 5 अप्रैल 1930 को। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुँचे थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी साबरमती से दांडी कितने दिन में पहुँचे। गांधी जी साबरमती से दांडी कितने दिन में पहुँचे थे? तो आंसर हो जाएगा 24 दिन में। कितने दिन में? 24 दिन आपका आंसर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि सबना अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 12 मार्च 1930 को। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस जगह को चुना? दांडी को। दांडी से साबरमती आश्रम की दूरी कितनी है? तो 240 मील। कितने सहयोगियों के साथ गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ की? 78 साथियों के साथ। चलिए, अब हम फिर से क्वेश्चन लिख दिया और क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो रोक के क्वेश्चन को लिख लीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह किसने चलाया था। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह किसने चलाया था? तो तमिलनाडु में जो है कि तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह किसने चलाया था? तो तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह चलाया था। कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह किसने चलाया था? तो सी राजगोपालाचारी। फिर अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने कहाँ से कहाँ तक यात्रा की थी। जिस तरह से महात्मा गांधी ने दांडी से यात्रा करके साबरमती आश्रम से यात्रा करके दांडी में जाकर के नमक कानून को भंग किए थे, इसी तरह से तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने भी। क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करके और उन्होंने नमक कानून को भंग किए थे। तो क्वेश्चन को लिख लीजिएगा कि सी राजगोपालाचारी जो है कि त्रिचनापल्ली से बेदा चित्रान पल्लवी से वेदारण्यम तक
तमिलनाडु में श्री राजगोपालाचारी ने कहाँ से कहाँ तक यात्रा करके नमक कानून को भंग किए थे? तो चित्रानपल्ली से वेदरानम तक। फिर अगला क्वेश्चन है कि केरल में नमक सत्याग्रह किसने चलाया था? जिस तरह से महात्मा गांधी ने दांडी में नमक कानून को भंग किया, तमिलनाडु में श्री राजगोपालाचारी ने, इसी तरह से है कि केरल में नमक सत्याग्रह किसने चलाया था? तो इनका नाम है केलप्पन। का नाम है केलप्पन। केरल में नमक सत्याग्रह किसने चलाया था? तो केलप्पन ने। अगला क्वेश्चन है कि केलप्पन ने केरल में कहाँ से कहाँ तक यात्रा की थी? कहाँ से कहाँ तक यात्रा की थी? तो लिखिएगा कालीकट से पोथात्रूर तक ये जो है केलप्पन ने केरल में यात्रा की थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। फिर अगला क्वेश्चन है कि खुदाई खिदमतगार अथवा लाल कुर्ती वाले का गठन किसने किया था? खुदाई खिदमतगार अथवा लाल कुर्ती वाले का गठन किसने किया था? तो यही अब्दुल गफ्फार खान ने। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। देखिएगा कि तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह किसने चलाया? श्री राजगोपालाचारी। तमिलनाडु में श्री राजगोपालाचारी ने कहाँ से कहाँ तक यात्रा की थी? तो चित्रानापल्ली से वेदारण्यम तक। फिर अगला है कि केरल में नमक सत्याग्रह किसने चलाया था? केलप्पन ने। फिर है कि केलप्पन ने केरल में कहाँ से कहाँ तक यात्रा की? तो कालीकट से पोथातूर तक। अगर 12 नंबर क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, जिनका जन्म अब वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। खुदाई खिदमतगार अथवा लाल कुर्ती वाले का गठन किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान। जो यही अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। इनको विदेशी मतलब प्रथम भारत रत्न पुरस्कार मिला था विदेशी होने के नाते। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था तो प्रथम विदेशी हैं यही खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। चलिए फिर से अब हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर से शुरू किए हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को वीडियो को रोक के और क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन उतार लीजिए और उसके बाद आप लोग आंसर लिखिएगा कि चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन किसने चलाया था? चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन किसने चलाया था? तो लिखिएगा सीवान के गंगा प्रसाद राय ने चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन चलाया था। गंगा प्रसाद राय ने कहाँ के रहने वाले थे? तो सीवान के। चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन किसने चलाया था? सीवान के गंगा प्रसाद राय ने। फिर अगला है कि नंगी हड़ताल कहाँ के कैदी ने किया था? नंगी हड़ताल कहाँ के कैदी ने किया था? तो छपरा जेल के कैदी जो है कि नंगी हड़ताल किए थे सबनवाज्ञा आंदोलन में। जब विदेशी कपड़ों का, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा था तो छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था कि यहाँ का हमें विदेशी कपड़ा नहीं पहनना है। तो क्वेश्चन है कि नंगी हड़ताल कहाँ के कैदी ने किया था? छपरा जेल के। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था? तो नमक आंदोलन में। कौन आंदोलन में? नमक आंदोलन या इसी को हम कह सकते हैं कि सबनवाज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने सबसे पहली बार भाग लिया था। फिर अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? तो बम फेंकने वाले व्यक्ति में भगत सिंह थे, बटुकेश्वर दत्त थे। भगत सिंह
बटुकेश्वर दत्त और केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों मिलके बम फेंके थे। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानसभा में बम किसके विरोध में फेंका गया था? कि केंद्रीय विधानसभा में बम किसके विरोध में फेंका गया था? तो क्वेश्चन है कि तो आंसर हो जाएगा श्रमिक विवाद अधिनियम। क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानसभा में बम किसके विरोध में फेंका गया था? श्रमिक विवाद अधिनियम के विरोध में। फिर अगला क्वेश्चन है कि श्रमिक विवाद अधिनियम के विरोध में बम कब फेंका गया था? बम जो फेंका गया था वह 1929 को फेंका गया था। कब बम फेंका गया था? तो 1929 में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने मिलकर केंद्रीय विधानसभा में श्रमिक विवाद अधिनियम के कानून के खिलाफ 1929 में उन्होंने बम फेंका था। अगला है कि बम फेंकने का मुख्य उद्देश्य क्या था? जब वह पकड़ा गए थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जब पकड़ा गए थे या भागे नहीं थे, बम फेंक कर या भागे नहीं थे, जब इनसे पूछा गया कि आप लोगों ने बम क्यों फेंका था, तो इन्होंने जवाब दिया था, दोनों आदमी का जवाब था कि बहरी सरकार को आवाज सुनाना था। लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन है कि बम फेंकने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बहरी सरकार को आवाज़ सुनाना था। यह जो पकड़ाने का भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का बयान था। तो आप लोग आंसर को लिख सकते हैं, को वीडियो को रोक कर आंसर को लिख लीजिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब भी हम यहाँ कोई नया वीडियो डालेंगे तो वह आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में चला जाएगा और आप उसे लिख सकते हैं। यह जो है हम एक एक क्वेश्चन जो है एक नंबर वाले आंसर के लिए हमें एक एक छोटा लिखा रहे हैं। अगर आप इसे याद करते हैं तो बहुत ही अच्छा, यह आपको आगे भी काम देगा और जो इतिहास का है एकदम छोटा जानकारी आपको 10th क्लास का हो जाएगा और एक भी इतिहास से जो क्वेश्चन आएगा वह नहीं छूटेगा। तो फिर हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब हुई थी? भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब हुई थी? तो इनकी फांसी जो है कि 23 मार्च 1931 में हुई थी। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931 को। फिर अगला क्वेश्चन है कि कप्तान सैंडर्स की हत्या किसने किया था? कप्तान सैंडर्स की हत्या किसने किया था? तो भगत सिंह और इसी मुकदमा के तहत भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में कहाँ मारे गए थे? तो आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। कहाँ मारे गए थे? तो इलाहाबाद में। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कि सितंबर 1931 से सितंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सितंबर 1930 में शुरू हुआ और जनवरी 1931 में जाके समाप्त हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता अथवा दिल्ली पैक्ट कब हुआ? गांधी इरविन समझौता अथवा दिल्ली पैक्ट कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता अथवा दिल्ली पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था। यह
गांधी इरविन, इसीलिए इसे कहा जाता है कि इसमें महात्मा गांधी और भारत के जो वायसराय थे इरविन, भारत के जो वायसराय थे इरविन, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। अगला है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन लिखिएगा सितंबर 1931 से, सितंबर 1931 से ये हुआ था दिसंबर 1931 तक, दिसंबर 1931 तक जो है ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। फिर अगला है कि पूना समझौता कब हुआ? फिर अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता जो है कि 26 सितंबर 1932 को, 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता जो है कि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर, पूना समझौता जो है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था 26 सितंबर 1932 को। चलिए अब फिर से हम अगला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 29 नंबर है कि हरिजन पत्रिका किसने आरंभ किया था? तो हरिजन पत्रिका को महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। हरिजन पत्रिका को किसने शुरू किया था? तो गांधी जी हरिजन पत्रिका के संपादक थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी पुनर्सविनय आंदोलन कब शुरू किए थे? गांधी जी पुनर्सविनय आंदोलन कब शुरू किए थे? तो जनवरी 1932 में, जनवरी 1932 को महात्मा गांधी जी ने पुनर्सविनय आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो यह जो है कि नवंबर 1932 में आरंभ हुआ था। नवंबर 1932 में आरंभ हुआ था और दिसंबर 1932 तक चला था। दिसंबर 1932 तक चला था। अगला क्वेश्चन है कि बानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन में हुआ? बानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन में हुआ था? तो इस दोनों का जो गठन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1935 में। भारत सरकार अधिनियम जो पारित हुआ था वह 1935 में हुआ था। अगला है कि गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? तो गांधी जी को चंपारण जो है कि बिहार में पड़ता है और यहाँ के एक किसान राजकुमार शुक्ल है। राजकुमार शुक्ल जो है कि महात्मा गांधी को चंपारण बिहार आने का न्योता दिया था। राजकुमार शुक्ल जो है कि महात्मा गांधी को बिहार चंपारण आने का न्योता दिया था। अगला है कि चंपारण एग्रेरियन कानून कब पारित हुआ था? तो यह जो है कि यह 1918 में पारित हुआ था। चंपारण एग्रेरियन कानून कब पारित हुआ? तो 1918 में। अगला है कि तीन कठिया प्रणाली कब समाप्त हुआ था? तो 1918 को ही समाप्त हुआ था। जो चंपारण एग्रेरियन कानून जो बना था इसी के तहत चंपारण में तीन कठिया प्रणाली समाप्त हुआ था। अगला है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को, पहले गांधी जी थे, पहले मोहनदास करमचंद गांधी थे, तो इन्हीं को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हीं के बाद से गांधी जी को महात्मा गांधी कहा जाने लगा। तीन कठिया प्रणाली क्या था? तीन कठिया प्रणाली था कि किसी भी किसान को 3/20 मतलब 20 में से अगर किसी
जमींदार के पास अगर 20 कट्ठा अगर खेती, तो उसे 3 कट्ठा खेती पर नील की खेती करना आवश्यक था। इसे ही 3 कठिया प्रणाली कहा गया। 3/20 भाग पर खेती, नील की खेती जो है कि करना था। वह उसमें भी अच्छी उपज वाली भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना आवश्यक था। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर जो क्वेश्चन अभी जो बचा हुआ है, फिर इसको हम अगले वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आप सबका धन्यवाद।